स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण के आधार। इस टॉपिक पर आज बात हम लोग करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किंगडम एनिमेलिया के बारे में, जंतु जगत के बारे में। और ऐसा कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो RHV टेकर की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है, उसमें जो 5वां जगत है वो एनिमेलिया जंतु जगत है। और 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 इसी किंगडम एनिमेलिया जंतु जगत पर आधारित है। दूसरी बात जो मैंने कल डिस्कस की थी टैक्सॉन के बारे में, वर्गीकरण की इकाइयों के बारे में बात की थी। और वहां हमने ऐसा डिस्कस किया था कि जो किंगडम है, जगत है, ये सबसे बड़ा टैक्सॉन है। और जगत के ठीक नीचे जो दूसरा टैक्सॉन आता है वो जंतुओं के लिए फाइलम या संघ है। तो कल हमने बात की थी जंतु जगत के कुछ फाइलम की। मैंने उन संघों के, उन फाइलम के नाम कल डिस्कस किए थे। आई होप आपको उन सभी फाइलम के, संघों के नाम याद हो गए होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो जंतु जगत है उन जंतु जगत में जो संघ, जो फाइलम रखे गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, ये किस आधार पर रखे गए हैं। तो उसी पर अपना आज का टॉपिक है जंतुओं के वर्गीकरण के आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो बात करते हैं नंबर 1, जो वर्गीकरण का
पहला आधार है वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसे हिंदी में लिखना चाहूं तो इसे हम कहेंगे हिंदी में इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं संगठन के स्तर। तो ये वर्गीकरण का पहला आधार है। पहले हम इस आधार पर बात करेंगे और वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है वो है जर्म लेयर्स। हिंदी में जर्म लेयर्स के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वो है जनन स्तर। तो आज का लेक्चर वर्गीकरण के इन दो आधारों पर आधारित है। तो इन दोनों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संगठन के स्तर के बारे में। तो क्या देखते हैं हम कि हमारे आसपास जो विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, एनिमल्स हैं, और अगर हम उन जंतुओं के शारीरिक संगठन को देखें कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनके शरीर का संगठन कैसा है, तो हमें कुल 4 अलग अलग प्रकार के ये संगठन जंतुओं में दिखाई देते हैं। अब ये कौन से संगठन हैं, क्या विशेषता है उस संगठन की, और फिर उदाहरण के साथ बात करेंगे। नंबर 1, जंतु जगत की जब हम बात करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया की फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कल यहां पर डिस्कस की थी, मल्टी सेल्यूलर, यानी जो जंतु जगत है इसके सभी जीव बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर प्रकार के होते हैं। तो सब मल्टी सेल्यूलर है। तो अगर हम इन जंतुओं के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर देखते हैं तो हमें 4 प्रकार के संगठन के स्तर दिखाई देते हैं। नंबर 1, जो पहला स्तर है ये है सेल्यूलर ग्रेड। हिंदी में इसे हम कोशिकीय स्तर का संगठन इस नाम से जानते हैं। तो जो पहले प्रकार का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है कोशिकीय स्तर का संगठन, जिसे
सेल्यूलर ग्रेड का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो बात करते हैं इसमें कि जो इस प्रकार का संगठन है कोशिकीय स्तर का, क्या देखते हैं हम इस संगठन में कि कोशिकाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक इन कोशिकाओं में कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं है। समन्वय का मतलब कि ये कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर रही है। तो कोशिकीय स्तर में शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन इन कोशिकाओं में आपसी समन्वय, कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। क्लियर? तो ये पहले प्रकार का स्तर हुआ कोशिकीय स्तर। और अगर हमें ऐसा कोशिकीय स्तर देखना है तो कल एक फाइलम की बात की थी हमने, पॉलीफेरा, जिन्हें हम कॉमनली स्पंज के नाम से जानते हैं। तो संघ पॉलीफेरा के जो जंतु हैं, जिन्हें कॉमनली स्पंज कहा जाता है, उनमें सेल्यूलर ग्रेड का, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें एक दूसरे प्रकार का संगठन का स्तर दिखाई देता है, जिसे सेल टिश्यू ग्रेड का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। हिंदी में इसे कोशिका ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं। यानी यहां पर पहली बार कोशिकाओं से टिश्यू, जिसे हिंदी में ऊतक कहा जाता है, इसका निर्माण हो गया है। तो पहली बार एक नया शब्द आया, टिश्यू, ऊतक। तो जिन जंतुओं में कोशिका ऊतक स्तर का, या सिंपली जिसे आप ऊतक स्तर का संगठन कहें, अगर ऐसा संगठन जंतु में है तो हम क्या देखेंगे कि उस जंतु के शरीर में टिश्यू ऊतकों का निर्माण हो गया है। तो ऊतक क्या कि समान उत्पत्ति की, समान कार्य वाली कोशिकाओं का ग्रुप, जिसमें आपसी समन्वय हो, ऊतक कहलाता है। तो यहां पर समान उत्पत्ति वाली, समान कार्य वाली, आपसी समन्वय वाली कोशिकाओं ने एक ग्रुप बनाया, जिसे टिश्यू ऊतक का। और ऐसा हमें पहली बार दिखाई देता है जिस फाइलम में, उस फाइलम का नाम है सिलेंट्रेटा।
संघ सिलेंट्रेटा को एक और नाम है निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और अलग प्रकार का संगठन का स्तर हमें दिखाई देता है जिसका नाम है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। यानी यहां पहली बार हम क्या देखते हैं कि जंतु के शरीर में ऑर्गन अंग विकसित हो चुके हैं। तो ये जो तीसरे प्रकार का संगठन का स्तर है ये ऊतक अंग स्तर का संगठन है। सामान्य रूप से इसे अंग स्तर का संगठन कहा जाता है। क्या होगा यहां पर कि हम क्या देखते हैं कि इन जंतुओं में कुछ समान ऊतकों के मिलने से अंग विकसित हो जाते हैं। तो कुछ टिश्यू जो लगभग समान कार्य कर रहे हैं इन्होंने मिलकर ऑर्गन का अंग का निर्माण किया। और ऐसी व्यवस्था हमें पहली बार जिस संघ में दिखाई देती है उस संघ का नाम है प्लेटी हेलमिन्थस। इन्हें हम सामान्य रूप से चपटे कृमि फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। और थोड़ा आगे बढ़े तो फिर एक और प्रकार का संगठन का स्तर दिखाई देता है वो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां हम देखते हैं कि पहली बार जंतु के शरीर में सिस्टम बन गया यानी तंत्र का निर्माण हो गया कि कुछ अंगों ने मिलकर सिस्टम तंत्र बना दिया। जैसे पाचन तंत्र बन गया, उत्सर्जन तंत्र बन गया। और अगर हम देखते हैं इस प्रकार की व्यवस्था तो एक फाइलम है प्लेटी हेलमिन्थस के बाद नीमेटोडा, वहां से लेकर आगे के सभी संघ यानी लास्ट फाइलम हमने बात की थी कॉर्डेटा। तो नीमेटोडा से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी फाइलम हैं उन सब में अंग तंत्र स्तर का संगठन या सिंपली जिसे सिस्टम ग्रेड तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। तो ये हमने बात की वर्गीकरण के पहले आधार की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के सेकंड बेसिस की, दूसरे आधार। तो देखते हैं यहां पर दूसरा आधार है जर्म लेयर्स, जनन स्तर। तो पहले तो हम ये समझेंगे जनन स्तर क्या है। तो आप सबने अगर नाम सुना एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इन्हें जनन स्तरों के नाम से जाना जाता है। अब क्यों कहते हैं जनन स्तर वो भी हम समझें कि जब भ्रूण का परिवर्तन होता है कि निषेचन हुआ, युग्मनज जाइगोट बनता है, फिर परिवर्तन में हम ऐसा पढ़ते हैं, आप 12th क्लास में पढ़ोगे इन चीजों को, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला,
ऐसी कुछ परिवर्तन की अवस्थाएं आती हैं। और जब गैस्ट्रोला का निर्माण होता है तो उस समय जर्म लेयर, जनन स्तर बनती है। अब भ्रूण अवस्था में बनी, इसलिए हम इनको सही रूप से भ्रूणीय एक्टोडर्म, भ्रूणीय मेसोडर्म, भ्रूणीय एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। अब ये जनन स्तर क्यों कहलाती है? क्योंकि इन्हीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा जीव के शरीर में सभी अंग, सभी ऊतक, यानी सभी जो संरचनाएं हैं भ्रूण की, वो इन स्तरों के द्वारा ही बनती हैं। इसलिए इन स्तरों का नाम क्या दिया? जनन स्तर। तो पहली कैटेगरी जो जंतुओं की बनाई हुई है, अंग्रेजी मैंने नाम लिखा है डिप्लोब्लास्टिक, हिंदी में इसे हम द्विकोरक स्तरीय जंतु के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी कैटेगरी बनाई ट्रिप्लोब्लास्टिक, हिंदी में इसे हम त्रिकोरक स्तरीय जंतुओं के नाम से जानते हैं। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लो का मतलब होता है यहां पर दो, यानी ऐसे जंतु जिनका पूरा शरीर केवल दो ही कोरक स्तरों से बना हुआ, और दूसरा ट्रिप्लो का मतलब है तीन, यानी जिनका पूरा शरीर तीन जनन स्तरों से बना हुआ। यानी इस कैटेगरी के जो जंतु हैं उनमें एक जनन स्तर तो एक्टोडर्म होगा, दूसरा जनन स्तर एंडोडर्म होगा, दो ही जनन स्तर होंगे। लेकिन जो इस कैटेगरी के जंतु हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और बीच में मेसोडर्म भी होता है। अब जो ये वाली कैटेगरी है, तो जो हमने पॉरीफेरा की बात की थी थोड़ी देर पहले, सिलेंट्रेटा की बात की थी, तो संघ पॉरीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा, ये दोनों के दोनों डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थस से आगे चलते हैं हम कॉर्डेटा तक, सब के सब फाइलम त्रिकोरक स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकृति के होते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे वर्गीकरण के कुछ और आधार। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी आप अपना मैसेज मुझे कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।